हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास एसएसटी ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नेम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। फॉरेस्ट मीन टू से जंगल, वाइल्ड लाइफ मतलब कि उन जंगल में रहने वाली पेड़ पौधों की प्रजातियाँ या जानवर वगैरह, या रिसोर्सेज उनसे मिलने वाले रिसोर्सेज वो हमारे लिए कैसे यूज़फुल है। ठीक है, तो चलिए अभी हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है बायोडाइवर्सिटी। देखो ये ना फर्स्ट 4 डेफिनेशंस हैं, ये 1 मार्क में आएंगी ही आएंगी। ठीक है, इनमें से कोई ना कोई आ जाती है। बायो का मतलब होता है लिविंग, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटीज़। तो इसका मीनिंग इजी हो गया कि वेराइटी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ एट ऑल लेवल। एक अर्थ पे रहने वाले जितनी भी प्रजाति हैं यहाँ पे, ठीक है, लिविंग थिंग्स हैं, उन सबकी वेराइटी को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। सेकेंड थिंग, इकोसिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या होता है? मतलब कि प्लांट्स, एनिमल्स, नेचर कैसे सरवाइव कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, उस सिस्टम को हम लोग इकोसिस्टम बोल देते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज फ्लोरा एंड फौना। व्हाट डू मीन बाय फ्लोरा? फ्लोरा क्या होते हैं? ऑल प्लांट्स ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, मतलब किसी भी खास एरिया में पाए जाने वाले जो भी पेड़ पौधे होंगे उनकी प्रजातियाँ वो कौन कौन की किस तरह के हो सकते हैं। फौना का मतलब क्या होता है कि किसी खास एरिया में पाए जाने वाले जानवर, जैसे कि कुछ ठंडे एरिया में जानवर पाए जाते हैं, कुछ गर्म एरिया में जानवर पाए जाते हैं, उन सब के ग्रुप को हम बोल देते हैं फौना वगैरह। ठीक है जी। अब इसके बाद हम ये जानेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, फॉरेस्ट से हमें ईटेबल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, हमें फ्यूल वुड कलेक्शन के लिए मिल जाती है, फ्रेश एयर मिलती है, वाइल्ड एनिमल को रहने के लिए जगह मिल जाती है, और जो फॉरेस्ट है ये नो सॉइल इरेजन, ये इरोजन को भी बचाते हैं। सॉइल इरेजन जो होता है ना, उसको भी बचाते हैं। और भी बहुत सारी इसकी इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ से क्लियर है कि फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर फाउंड इन इंडिया। इंडिया में पाए जाने वाले अलग अलग तरह के जंगल और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हमने इंडिया में उनको कौन कौन सी कैटेगरी में और कैसे डिवाइड किया है। ठीक है, इसकी रिपोर्ट बनाई है IUCN ने, मीन टू से इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से 6 टाइप्स के होते हैं। वेरी फर्स्ट इज नॉर्मल स्पीसीज, सेकेंड वन इज इंडेंजर स्पीसीज, नेक्स्ट इज वल्नरेबल स्पीसीज, नेक्स्ट रेयर स्पीसीज, इंडेमिक स्पीसीज एंड एक्सटिंक्ट स्पीसीज। ठीक है, यहाँ पे जो स्पाइसी लिख दिया मैंने, स्पीसीज आना था यहाँ पे। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग करेक्ट कर देंगे, यहाँ पे स्पीसीज आना था। वेरी फर्स्ट है नॉर्मल स्पीसीज। नॉर्मल स्पीसीज वो वाली स्पीसीज, इसमें वो कैटेगरीज आती है एनिमल्स की या फिर पेड़ पौधों की, मतलब जो अभी भी डेंजर में नहीं है, जो बिल्कुल भी डेंजर में नहीं है। इनकी पॉपुलेशन नॉर्मल रोज से जितने वो, मतलब कि जिनकी जितने वो कम हो रहे हैं, वैसे ही उसी स्पीड से वो बढ़ भी रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, हमारे जो स्ट्रीट डॉग्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जो डॉग्स हो गए, गोट हो गए, कैटल हो गए, नीम, पीपल एटसेट्रा, ये सभी नॉर्मल स्पीसीज की फॉर्म में आते हैं। ये अभी भी आने वाले टाइम में जल्दी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन जो सेकंड कैटेगरी है दैट इन डेंजर स्पीसीज। इन डेंजर स्पीसीज का मतलब हमारे पास क्या होता है, देखो नेम से क्लियर, इन डेंजर। ठीक है, जो कि मतलब कि नॉट येट एक्सटिंक्ट, इसके लिए हम बोलेंगे जिनकी जो कैटेगरी है वो डेंजर में आनी शुरू हो रही है, मतलब कि एक्सटिंक्शन हो सकता है कि आने वाले टाइम में बहुत कम रह जाएं। मतलब इनकी डेथ रेट इनका ज़्यादा है, लेकिन इनका जो बर्थ रेट है वो काफ़ी कम है। माउंटेन गोट, क्रोकोडाइल, स्नो लियोपार्ड इसकी एग्जांपल लिखी हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास वल्नरेबल स्पीसीज। वल्नरेबल स्पीसीज वो वाले होते हैं जिनकी पॉपुलेशन कम होते जा रही है, कम होते 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 आने वाले टाइम में ये जल्दी ही इन डेंजर में आ जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने इसके डेफिनेशन में लिख रखी है, मतलब कि जिनकी जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मल रेशो से कम हो गई है, लेकिन अगर उसको कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले टाइम में ये जो सेकंड कैटेगरी में है इन डेंजर में, ये भी शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जांपल है ब्लू शिप या फिर एशियाटिक एलिफेंट। नेक्स्ट है हमारे पास रेयर स्पीसीज। रेयर स्पीसीज विद द स्मॉल पॉपुलेशन मे मूव इनटू इंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी इफ द नेगेटिव फैक्टर्स अफेक्टिंग देम कंटिन्यू टू ऑपरेट। मतलब कि कुछ नेगेटिव फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से इस कैटेगरी में आने वाले जो भी एनिमल्स वगैरह हैं वो कंटिन्यूसली वो कम होते जा रहे हैं। अगर हमने इन नेगेटिव फैक्टर के ऊपर रोक नहीं लगाई तो ये भी बड़ी जल्दी ही जो मतलब कि हमारे इंडेंजर कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा,
इसके एग्जाम्पल है हिमालयन या ब्राउन बियर या फिर वाइल्ड एशियाटिक बफेलो। अभी हम सोचेंगे कि हर चीज़ को हम सेम कैटेगरी में बोलते जा रहे हैं, सेम कैटेगरी में बोलते जा रहे हैं। अभी हम देख थोड़ी कन्फ्यूजन दूर करते हैं जो इंडेंजर, वल्नरेबल और रेयर स्पीसीज में हमें रह रही होगी। जो सबसे कम होते हैं वो इंडेंजर्ड होते हैं, उससे थोड़े से ज़्यादा होते हैं वल्नरेबल और उससे थोड़े से ज़्यादा होते हैं रेयर स्पीसीज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ कैटेगरी में इंडेमिक स्पीसीज। इंडेमिक में हमारे पास क्या होता है, इसमें वो कैटेगरीज आएंगी मतलब कि जो पर्टिकुलर एक किसी खास एरिया में ही मिल सकते हैं। बात करते हैं ना, वो बर्फीला एरिया में मिलेगा, वो यहाँ पे इंडिया में तो मतलब कि उसका सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे ये कुछ नेम लिखे हुए हैं। इसके एग्जांपल हमारे पास अंडमान टील या फिर निकोबार पिगन वगैरह। लास्ट कैटेगरी है हमारे पास एक्सटिंक्ट स्पीसीज। ये वो वाली कैटेगरी होती है विच आर नो मोर। ठीक है, जैसे कि डायनासोर हो गया, पिंक हेड डक वगैरह हो गया, एशियाटिक चीता हो गया। ठीक है, एशियाटिक चीता के बारे में जो मतलब कि जाना जाता था, उसकी जो रनिंग स्पीड होती थी दैट इज़ 112 किलोमीटर पर आवर जो होती थी। अब तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और ये सबसे मतलब कि जो वाइल्ड लाइफ में जितने भी एनिमल्स आते हैं उनसे सबसे ज़्यादा तेज़ भागने वाला ये एनिमल होता था। ठीक है, तो चलिए फिलहाल अभी ये हमारी जो ओल्ड कैटेगरी थी वो कंप्लीट हो गई है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, या फिर व्हाट आर नेगेटिव फैक्ट कोज फेयरफुल डिप्लेशन ऑफ द फ्लोरा एंड द फौना। मतलब कि वो कौन से नेगेटिव फैक्टर्स हैं जो कि हमारे फ्लोरा एंड फौना को कम करते जा रहे हैं। ठीक है, या फिर वो कौन से मेन कॉजेज होंगे जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को नुकसान दे रहे हैं। तो वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारे पास आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना। ये स्कूल एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। वेरी फर्स्ट पॉइंट है एक्सेस कंजप्शन फॉर ह्यूमन नीड्स। ठीक है, जितने भी हमारी ह्यूमन नीड्स है ना, अब हम उसकी कंजप्शन बहुत ज़्यादा करनी शुरू कर दी है। जैसे कि लीव्स वगैरह कलेक्ट करने, मेडिसिन के लिए हम मतलब कि जो पेड़ पौधे वगैरह उनकी कटिंग वगैरह करते रहते हैं। ठीक है, फ्यूल वुड के लिए, रबड़ के लिए, वुड के लिए। तो ये जितने भी है ना, इससे हमारे जो जंगल है, फॉरेस्ट है, वो डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। सेकंड पॉइंट है हमारे पास कॉलोनियल पीरियड। देखिए कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे, कॉलोनियल पीरियड कौन सा होता है, जब एक देश दूसरे देश के ऊपर राज करता है। जैसे कि ब्रिटेन ने इंडिया के ऊपर राज किया था, तो वो 150-200 सालों को हम लोग बोलते हैं कॉलोनियल पीरियड। तो ये माना जाता है कि कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे इंडियन फॉरेस्ट को सबसे ज़्यादा डैमेज दिया गया था, क्योंकि उस टाइम पे इन्होंने रेलवे बिछानी थी, माइनिंग का काम शुरू करवाया था, और एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर को एक्सपेंड करना शुरू किया था। ये कैसे एक्सपेंड किया वो नेक्स्ट पॉइंट में हम पढ़ रहे हैं। तो कैसे एग्रीकल्चर को एक्सपेंड किया था इन्होंने, देखो ब्रिटिश रूल में एंड प्लस पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब ये आज़ादी के बाद हमारे पास जो रिकॉर्ड आए हैं वो ये हैं कि 26,000 स्क्वायर किलोमीटर जो फॉरेस्ट थे उनको एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कर दिया गया। देखिए ऑब्वियस सी बात है, पॉपुलेशन भी बढ़ी है तो लोगों को रहने के लिए भी जगह चाहिए होगी, खाने के लिए अनाज भी चाहिए होगा, तो ये जंगलों को काट काट के वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड में उसको कन्वर्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का मतलब हमारे पास मेन क्या पॉइंट होगा कि ये जो नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल इंडिया में सबसे ज़्यादा इसकी जो प्रॉब्लम रही है, इसमें स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर प्लस डिफॉरेस्टेशन प्लस लैंड क्वालिटी को कम करना, ये सारे पॉइंट्स आते हैं। देखो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर मैंने आपको समझाया था क्या होता है कि किसी की ज़मीनों, कोई भी एक ज़मीन के छोटे हिस्से को साफ़ किया जाता है, वहाँ पे आग लगाई जाती है, फिर उसमें जो राख बनती है उसके बाद वहाँ पे खेती की जाती है। तो लेकिन जब ज़मीन को जलाया जाता है तो फिर ये जो जंगल वगैरह हैं, वहाँ पे रहने वाली जितनी भी प्रजातियाँ हैं आग में वो ख़त्म हो जाती हैं। फिर डिफॉरेस्टेशन मतलब जब जंगलों की कटाई की जाती है, प्लस लैंड क्वालिटी का कम होना, ये भी एक रीज़न है जिस वजह से हमें हमारी एग्रीकल्चर को शिफ्ट करना पड़ा है। ठीक है, तो इस वजह से अभी हम थोड़े टाइम के लिए इस ज़मीन को छोड़ देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ के फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो वही है ना कि हमारा जो रिसोर्सेज है मतलब वाइल्ड लाइफ है वो तो कम होती जाएगी। इसके बिना कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट ऐसे आए हैं, जैसे 1951 से लेके अभी तक बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो रिवर्स को बनाने के लिए रिवर वैली प्रोजेक्ट वगैरह इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इन्होंने 5000 किलोमीटर स्क्वायर फॉरेस्ट एरिया को कट डाउन किया है और वहाँ से नदियाँ वगैरह निकाली गई हैं। इसका प्लस पॉइंट भी है कि एग्रीकल्चर के लिए, लोगों को बिजली पहुँचाने के लिए, घर घर पानी देने के लिए ये ज़रूरी था। लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी तो है ना हमारे पास, कि जो हमारा वहाँ पे, इसका नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि वहाँ पे रहने वाली प्रजातियाँ, पेड़ पौधे वो भी ख़त्म हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है माइनिंग।
अब वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, ह्यूज क्वांटिटी में माइनिंग की जाती है, तो ये भी हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट है। सेकेंड लास्ट सेवंथ, ग्रेजिंग एंड द फ्यूल वुड कलेक्शन। बहुत सारे एरियाज़ में लोग मतलब कि अपने भेड़ बकरियों को चराने के लिए ले जाते रहते हैं, जिसकी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा एमपी में, महाराष्ट्र में आती है ना। फ्यूल वुड कलेक्शन वगैरह वो करते रहते हैं। इससे क्या होता है, जो फॉरेस्ट लाइफ है या वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है वो कम हो जाते हैं, और ये पॉइंट रिपीट हो रहा है माइनिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा, अगर इनको हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमें आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ओके, अब ये तो पता चल गया कि फिर से एक बीमारी है, तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या सोल्यूशन निकाले हैं इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए, मतलब इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए। वेरी फर्स्ट है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1972। एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए एक लॉ एक्ट पास किया गया था इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से 1972 में। इसमें क्या बोला गया था कि जितने भी मतलब कि जिसमें कि ये डिफाइन किया गया था कि ऑल इंडिया में एक लिस्ट तैयार की कि कौन से प्रोटेक्टेड स्पीसीज़ हैं, उनको पब्लिश किया गया कि इनकी रक्षा करना कानून का काम है। कोई भी बंदा भी इनकी मतलब कि इनकी जो है ना वो कटिंग वगैरह नहीं कर सकता। सेकंड पॉइंट आया हमारे पास कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक अनाउंसमेंट की। अनाउंसमेंट में उन्होंने बोला कि सेवरल प्रोजेक्ट पास किए जाएंगे, जिन प्रोजेक्ट के तहत कुछ खास कैटेगरी के एनिमल्स की या फ्लोरा फौना की प्रोटेक्शन की जाएगी, उसके लिए भी कानून बनाए गए थे। एग्जाम्पल है जैसे कि 1980 या 1986 में एक प्रोजेक्ट टाइगर को सेव करने के लिए प्रोजेक्ट पास किया गया था। इसके बिना 1991 में ये फर्स्ट टाइम इंडिया में ऐसा हुआ था कि कुछ प्लांट्स को भी ऐड किया गया था कि उनको भी हमने रिजर्व रखना है, बचा के रखना है, और इसमें आई थिंक 6 स्पीसीज आ रही थी। इसके बाद हमारे पास टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, तो इसमें अभी हम जानेंगे कि इंडिया में जितने भी जंगल्स हैं ना उनको कौन मैनेज करता है। उनको मैनेज करता है इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है, इसको ध्यान से समझना। इंडिया में फॉरेस्ट को कौन मैनेज करता है, इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। क्लियर है, तो जो इंडिया में फॉरेस्ट है उनको फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वेरी फर्स्ट कैटेगरी जो है दैट इज रिजर्व फॉरेस्ट, सेकंड वन इज प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, थर्ड वन अनक्लास्ड फॉरेस्ट। वेरी फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास आती है रिजर्व फॉरेस्ट वगैरह की। ये क्या होती है, विच इंजॉयज जुडिशियल प्रोटेक्शन बेस्ड ऑन द लीगल सिस्टम। मतलब एक लीगल सिस्टम के तहत एक कानून बनाया गया है कि इनको प्रोटेक्शन मिलेगी सरकार की तरफ से। तो 50% फॉरेस्ट ऐसे हैं इंडिया में जो कि रिजर्व भी बंदा कटिंग वगैरह नहीं कर सकता आगे। ठीक है, दूसरा है यहाँ पर कोई भी बंदा के वुड कलेक्शन वगैरह नहीं कर सकता, ग्रेजिंग वगैरह नहीं कर सकता। सेकेंड है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ये 53% ऐसे जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं, ये वो वाला एरिया होता है या फिर मास ऑफ लैंड होता है जिनको हम रिजर्व फॉरेस्ट मान सकते हैं। अच्छा, अभी आप बोलोगे सर ये तो रिजर्व था, अभी ये भी रिजर्व हो गया, तो दोनों में फ़र्क क्या है। ठीक है, मतलब कि अगर हम इसको थोड़ा सा और आसान लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे, पहले दोनों में डिफरेंस देख लो कि दोनों में डिफरेंस क्या है। जो रिजर्व फॉरेस्ट है उसमें ये श्योर है कि उसमें आप ना तो कभी भी हंटिंग कर सकते हो, ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा हाई डिग्री की प्रोटेक्शन रहती है। अगर आप पंगा लेके देखोगे तो बुरे फंसोगे। ठीक है, एग्जाम्पल है सलमान खान। ठीक है, तो दूसरा है हमारे पास प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्या होता है कि अगर वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है वो अगर किसी पर्टिकुलर एरिया कंडीशन के तहत वो इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन ले सकती है हंटिंग के लिए या फिर ग्रेजिंग के लिए, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि वो हर बार अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ये खास किसी शर्तों के तहत ही उनको परमिशन मिल सकती है, तो मतलब इसमें थोड़ी बहुत को मिल जाती है। ठीक है जी, तो जितना हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को 1/3 फॉरेस्ट एरिया, मतलब कि जितने भी फॉरेस्ट एरिया है उसका 33% तो वो है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में हमारा कवर हो रहा है। इसके बाद हमारे पास लास्ट कैटेगरी बची है अनक्लास्ड फॉरेस्ट की, मतलब कि जिनको किसी भी कैटेगरी में हमने क्लासीफाई नहीं किया। ये ना तो रिजर्व्ड होते हैं ना ही इनको कोई प्रोटेक्शन मिली होती है। इन दोनों कैटेगरी के बिना जितने भी फॉरेस्ट रहेंगे वो सभी अनक्लास्ड फॉरेस्ट में आएंगे। इनके ऊपर मे भी कंट्रोल गवर्नमेंट का हो सकता है, मे भी कोई प्राइवेट कंट्रोल हो सकता है, या फिर मे भी कोई भी किसी कम्युनिटी का कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, नाउ मूव टू द लास्ट टॉपिक, कम्युनिटी एंड द कंजर्वेशन। ठीक है, कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, एक समुदाय के लोग। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि उसको बचाने के लिए। ठीक है, तो ये तो जो स्टेप्स है ये गवर्नमेंट ने उठाए हुए हैं। लोगों ने क्या किया, लोगों को तो थोड़ा बहुत मतलब कि यहाँ पे जागरूक होना चाहिए। ठीक है, तो रोल ऑफ द कॉमन पीपल,
उन्होंने क्या किया, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। एक सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान एरिया था, विलेजर्स ने उन्होंने माइनिंग के अगेंस्ट बहुत मतलब कि लड़ाई झगड़ा करना शुरू किया था कि हम यहाँ पे हमारे इन विलेजेस में हम माइनिंग होने नहीं देंगे। इसके बिना अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में 5 विलेजेस थे, ठीक है। वहाँ के लोगों ने अपनी मर्जी से अपनी मतलब कि अपनी सलाह मशवरा के तहत उन्होंने 1200 हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया को मतलब कि रिजर्व फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया। ये कहाँ कहाँ पे था, ये बैरोदेव, दकाव या फिर संचूरी में था, ठीक है जी। थर्ड कैटेगरी हमारे पास क्या थी, फेमस चिपकू मूवमेंट इन द हिमालय। इसको कौन नहीं भूल सकता है ना। तो इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन आ जाता है। इसमें क्या था कि इस एरिया में जो लोग हैं वो पेड़ वगैरह काटने आए थे, तो वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने पेड़ को मतलब कि ट्रीज़ को हक करके वो खड़े हो गए थे कि हम इन पेड़ों को कटिंग करने नहीं देंगे। लास्ट है हमारे पास बीच बचाओ आंदोलन इन तेहरी एंड द नवदानिया। इसमें क्या था, उन्होंने बोला था कि हम लोग फार्मिंग करेंगे विदाउट केमिकल को बिना यूज़ किए हम फार्मिंग करेंगे और ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी का।